गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एमके शाह क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव का 22वां लेक्चर है। इसमें हम सभी लोग अध्ययन करेंगे उच्च न्यायालय एवं राज्यपाल। उच्च न्यायालय एवं राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनको देखेंगे। और वीडियो में जो भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिए। और वीडियो पे या चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में दोस्तों वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, जो कि 25वां उच्च न्यायालय आपका आंध्र प्रदेश के अमरावती जिले में बनाया गया। और आंध्र प्रदेश के अमरावती जिले में ये कब बनाया गया? तो 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को जो है 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया। तो इस हिसाब से यानी भारत में अगर ये पूछे कि कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय और 25वां उच्च न्यायालय ये आंध्र प्रदेश में है, अमरावती जिले में 1 जनवरी 2019। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश का 24वां उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो जो कुल स्वीकृत संख्या है वो दोस्तों 1017 है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? कौन-सा ऐसा उच्च न्यायालय है, जहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? वो दोस्तों है सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक पूछ रहा है। और 4 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों डी विकल्प है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा जो है न्यायाधीशों की संख्या है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का 24वां उच्च न्यायालय में उसकी स्थापना सबसे बाद में हुई। यानी भारत के 24 उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई, ये आपको बताना है। तो सबसे बाद में जो है हुई, वह इसमें दिया हुआ है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, लेकिन जो 25वां उच्च न्यायालय है, उसकी जो है स्थापना सबसे बाद में हुई, जो कि अमरावती जिले में है, यानी और आंध्र प्रदेश के अमरावती जिले में। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई और इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों ए विकल्प है 1862 में। 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक तो बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। 7 नंबर कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? ये आपको बताना है। 7 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों बी विकल्प है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों भारत का जो दिल्ली संघ शासित प्रदेश है, उसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है। तो 8 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? यानी आपको ये भी बताना है कि कौन-सा संघ शासित ऐसा प्रदेश है जहाँ अपना खुद का न्यायालय नहीं है। तो 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों डी विकल्प है, नागालैंड। नागालैंड का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो वो दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। चारों विकल्प दोस्तों नहीं पढ़ रहे हैं, इससे चूँकि क्वेश्चन पर्याप्त हैं तो आपका जल्दी हो जाए। और यदि आपको चारों पढ़ना है, तो वीडियो को पॉज़ करके, पढ़ कर के आप अपने हिसाब से गेस कर सकते हैं आंसर को, फिर आगे बढ़ सकते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1916 में की गई थी। राइट ऑप्शन ए विकल्प है, यानी 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन-सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। राइट ऑप्शन इसका 12 नंबर का सी विकल्प होगा। 13 नंबर कह रहा है कि कुल संघ शासित क्षेत्रों में मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है और वो संघ शासित जो क्षेत्र है, वो कौन-सा है? तो वो आपका दिल्ली है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। और 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो बी विकल्प है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर कह रहा है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? ये आपको बताना है। तो महाराष्ट्र और गोवा में, यानी इन विकल्प में, ये 4 विकल्प में अगर देखा जाए, तो महाराष्ट्र और गोवा में साझा उच्च न्यायालय है, बाकी और कई राज्यों में है। और 15 नंबर कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, कहाँ हुआ? तो एक तो मुंबई में सबसे पहले, फिर मद्रास और कलकत्ता। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 15 का राइट ऑप्शन ए विकल्प है। 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और 16 नंबर कह रहा है कि किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास, बम्बई उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? ये आपको बताना है। तो ये 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है,
वह दोस्तों बी विकल्प है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और 17 नंबर कह रहा है गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, ये आपको बताना है। तो 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी विकल्प है, बम्बई उच्च न्यायालय। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दादर नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो 18 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प है, बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत दादर एवं नगर हवेली जो उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार आते हैं, ये बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है, ये आपको बताना है। तो 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, कलकत्ता। 20 नंबर कह रहा है कि लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। तो 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों डी विकल्प है, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। 21 नंबर कह रहा है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ आपको बताना है कि उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो 21 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, यानी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थित है बिलासपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर कह रहा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों नैनीताल में की गई। राइट ऑप्शन आपका 22 का ए विकल्प है। 23 नंबर कह रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये रांची में की गई, जो कि झारखंड राज्य की राजधानी है। और 24 नंबर कह रहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना आपको बताना है। और 24 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प है, जबलपुर। यानी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में की गई। और 25 नंबर कह रहा है कि केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। 25 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों क्वेश्चन जो भी हैं सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आगे देखते हैं हम लोग उड़ीसा, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय आपको बताना है और ये कहाँ स्थित है? तो 26 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वह बी विकल्प है, कटक। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कोर्ट पर आधारित है और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पीसीएस आरओ एआरओ में बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखते हैं, मिलाना है, सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट उच्च न्यायालय दिया है, सूची सेकंड मूल स्थान दिया हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसको मैच करिए और राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है जो है जोधपुर। तो पहले का हो गया जोधपुर। उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उड़ीसा उच्च न्यायालय आपका जो है ये स्थित है कटक में। तो ये हो गया 3 नंबर से। तो 2 और 3 कहाँ मिल रहे हैं? देखिए 2 यानी 4 और पहले का 4, 4, 4 के बाद 3, 4 के बाद 3 आपका मिल रहा है सी विकल्प। तो आपका ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया। यानी राइट ऑप्शन आपका निकल के आया 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। तो फिर गुजरात उच्च न्यायालय स्थित है आपका अहमदाबाद में और केरल उच्च न्यायालय स्थित है एर्नाकुलम में। इस हिसाब से आपका 27 नंबर का राइट ऑप्शन हुआ सी विकल्प। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 या अधिक राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो ये आपको बताना है। और 28 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों बी विकल्प है, संसद द्वारा कानून बना करके जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। 29 नंबर कह रहा है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है वह किसके पास है। तो दोस्तों 4 विकल्प में आपको राइट ऑप्शन चुनना है और राइट ऑप्शन 29 नंबर का जो है आपका बी विकल्प है, संसद। संसद ही इसमें जो है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने का काम या बढ़ाने का काम, ये जो अधिकार है ये संसद के पास है। राइट ऑप्शन आपका 29 नंबर का बी विकल्प है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है। और 30 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प है, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है, तो आपको ये बताना है। और 31 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी ले सकते हैं, संबंधित राज्य
के राज्यपाल, यानी उपयुक्त जो विकल्प आपका डी है 31 नंबर का राइट ऑप्शन डी। ये देखिए आईएएस 87 में और आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी-कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट कर दिए जाते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो वो दोस्तों 2 वर्ष के लिए, अधिक से अधिक समय के लिए 2 वर्ष के लिए कर सकता है। तो 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। 33 नंबर कह रहा है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए, आपको बताना है। तो पहला कि वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, ये सही है। उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, ये भी सही है। और वो किसी उच्च न्यायालय का 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो, यानी लगातार जो है अधिवक्ता रहा हो। इस हिसाब से ना 33 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वह दोस्तों डी विकल्प है, उपयुक्त सभी। 34 नंबर कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो है आपको 4 ऑप्शन में से चुनना है। तो कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, यानी इसमें आपको सही विकल्प आपका 34 नंबर का सी है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? ये आपको बताना है। चारों विकल्प में जो आपका दोस्तों राइट ऑप्शन है, वो आपका सी विकल्प है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, समक्ष गोपनीयता की शपथ लेता है, तो राज्यपाल के समक्ष गोपनीयता की शपथ लेता है। तो 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो आपका सी विकल्प है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये आपको बताना है। तो 36 नंबर का राइट ऑप्शन है दोस्तों ए विकल्प, वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। 36 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 नंबर जो क्वेश्चन है, 37 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है, वो आपका डी विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। यानी ना वो संसद में, ना लोकसभा और ना विधानसभा में। 38 नंबर कह रहा है किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का जो अधिकार है, उनमें से किसको है? ये आपको बताना है। 38 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो बी विकल्प है, भारत के राष्ट्रपति। यानी 38 नंबर का राइट ऑप्शन बी है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो दोस्तों 39 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी 39 नंबर का ए ऑप्शन सही है। और 40 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 40 नंबर देखते हैं, कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रामाणिक आधारों पर हटाया जा सकता है? ये आपको बताना है। और 40 नंबर का राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है, यानी कदाचार या असमर्थता। अगला जो क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है? तो 41 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वह दोस्तों बी विकल्प है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है और सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो 65 वर्ष है। तो ये ध्यान रखिएगा, गलत ना होने पाए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह का कितना वेतन मिलता है? यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को, ये आपको बताना है। और 42 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों डी विकल्प है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 प्रतिमाह वेतन के रूप में मिलता है। 43 नंबर कह रहा है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? ये बताना है। और 43 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों डी विकल्प है। संबंधित राज्य की संचित निधि से जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो संबंधित राज्य की संचित निधि से। आईएएस 2000, 2002, सीडीएस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? ये आपको बताना है। और 44 नंबर का राइट ऑप्शन है दोस्तों डी विकल्प, यानी 62 वर्ष की आयु तक। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर कह रहा है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो 45 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों डी विकल्प है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। 46 नंबर कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला, आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 46 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों ए विकल्प है, अन्ना चंडी।
47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जो है कौन थी? तो 47 नंबर का राइट ऑप्शन लीला सेठ। मुख्य न्यायाधीश के पद की बात हो रही है, लीला सेठ। और 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो ये आपको बताना है। 48 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों डी विकल्प पे कोई सीमा नहीं है। 48 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। और 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने तथा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? तो 49 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों डी विकल्प है, यानी अधिकार पृष्ठा, परमादेश व प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण एवं उत्प्रेषण लेख, यानी ये सभी प्रकार के रीट जारी कर सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय में जारी कर सकता है? तो 50 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प है, यानी उत्प्रेषण और परमादेश और अधिकार पृष्ठा, ये तीनों रीटें जारी कर सकता है। 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है जब, यानी 51 नंबर में आपको राइट ऑप्शन बताना है और 51 का राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, उपयुक्त सभी स्थितियों में, यानी जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधित त्रुटि हो, या बी विकल्प कह रहा है कि जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, या जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिकता के आधिक्य में कार्य किया गया हो, यानी उपयुक्त इस हिसाब से ना 51 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की जो शक्ति है के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? तो 52 नंबर का आपको राइट ऑप्शन बताना है और 52 नंबर का भी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, यानी संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और सांविधिक अधिकार। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर कह रहा है कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, यह आपको बताना है। और 53 नंबर में 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो अधीनस्थ न्यायालय, यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कोर्ट पर आधारित है, तो इसको देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये कथन दिए हुए हैं और नीचे कोड दिया हुआ है, तो सही कोड आपको चुनना है। कह रहा है देश में 18 उच्च न्यायालय, गलत। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है, ये भी गलत है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये भी गलत है, ये दिल्ली में है ही है। और चौथा कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद पर धारित करते, ये सही है। तो राइट ऑप्शन आपका चौथा है और इस हिसाब से 54 का जो राइट ऑप्शन आपका विकल्प बनेगा वो डी विकल्प बनेगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, ये आपको बताना है। 55 का राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। 56 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति जज के विषय में सही है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और चारों में आपको राइट ऑप्शन चुनना है। तो 56 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प है, वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति जज के विषय में सही है, ये वक्त पूछा जा रहा है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। 56 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है। 57 नंबर कह रहा है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है, ये आपको बताना। और ये दोस्तों उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी, केरल उच्च न्यायालय ने। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है 57 नंबर का। और हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं करना है। उच्च न्यायालय दिया है, एक तरफ मुख्य खंडपीठ दिया है। तो 58 नंबर में आप लोग पढ़िए, देखिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य खंडपीठ बंगलुरु में है, सही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो मुख्य खंडपीठ है भोपाल है, तो ये जो भोपाल है ये गलत है, भोपाल नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य खंडपीठ जोधपुर सही है। केरल उच्च न्यायालय का मुख्य खंडपीठ ये एर्नाकुलम है, ये भी सही है। तो इसमें 58 नंबर का सही नहीं है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। 59 नंबर कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन वेतन में कब कमी की जा सकती है, ये आपको बताना है। तो 59 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में वेतन में कमी की जा सकती है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 60 नंबर कोड पे आधारित है। देखते हैं बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य या संघ शासित क्षेत्र आते हैं, ये आपको बताना है। 60 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, देखिए क्षेत्राधिकार में आते हैं वो बी डी विकल्प है, यानी एक महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन व दीव। इस हिसाब से ना 60 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करके किसको संबोधित करके देता है, तो ये आपको बताना है। और 61 नंबर का राइट ऑप्शन दोस्तों ए विकल्प है, राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है।
बीपीएससी में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 62 नंबर कह रहा है कि भारत में चलित न्यायालय इनका मानसपुंज है, यानी मोबाइल कोर्ट। भारत में जो चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट है, इनका जो मानसपुंज है वो क्या है? तो ये आपको बताना। 62 नंबर का जो राइट ऑप्शन वो दोस्तों सी विकल्प है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और 63 नंबर कह रहा है कि वित्त आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्यों से होने चाहिए? ये बताना है। 63 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प है, न्यायाधीश एच.आर. खन्ना। झारखंड पीसीएस 13 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 64 नंबर कह रहा है कि भारत के कितने उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? ये आपको बताना है। 64 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प है, 4। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये कोड पे आधारित है, देखते हैं। 65 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीत के समान सही है। उच्च और दूसरा कह रहा है कि उच्च न्यायालय का कोई भी अस्थायी सदस्य अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय किसी भी प्राधिकार के समक्ष अभिवचन प्लीड नहीं कर सकता, तो ये गलत है। तो पहला वाला विकल्प सही है, यानी राइट ऑप्शन 65 का ए विकल्प होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कथन कारण पर आधारित है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे कारण आर। कहा गया इन दोनों वक्तव्यों से उत्तर नीचे दिए हुए कोड की सहायता से चुनना है। कथन ये कह रहा है कि भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। और कथन आर कह रहा है कि भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। तो 66 नंबर का जो ऑप्शन है उसको हम लोग देखते हैं। 66 नंबर में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों ये गलत है, परंतु आर सही है। तो राइट ऑप्शन 66 का होगा डी विकल्प। और हम लोग चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भी कथन और कोड पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कि कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी अन्य न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता है, तो यह गलत है। दूसरा कह रहा है कि कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहरित नहीं है, यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया, तो ये भी गलत है। इस हिसाब से 67 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी विकल्प होगा, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। 4 विकल्प दिए हुए हैं दोस्तों। और 68 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है, उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। ये जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। और 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 69 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये आपको बताना है। 70 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों सी विकल्प है, लीला सेठ। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवसृजित उच्च न्यायालय जो है वो आपका कौन सा है? मेघालय है, मणिपुर, त्रिपुरा और अमरावती। एक आता है अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 72 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिकता के अधीन आता है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है 72 का वो दोस्तों डी विकल्प है, मूल अधिकारों का संरक्षण। तो ये रहे आपके 72 क्वेश्चन आपके उच्च न्यायालय से संबंधित। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं एक नज़र में। इसमें लगभग में 60 क्वेश्चन है, तो जल्दी-जल्दी फर्स्ट डिवीजन के साथ देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन पढ़ते हुए और खाली ऑप्शन, ताकि आपका जल्दी कवर हो जाए। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित जो है वो ये कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो वो दोस्तों राज्यपाल में निहित होती है। राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प है। 2 नंबर कह रहा है कि राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो ये आपको बताना है। और कार्यकारी जो अध्यक्ष राज्य का होता है वो राज्यपाल होता है, इसका भी राइट ऑप्शन बी है।
बीपीएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। 3 नंबर कह रहा है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये आपको बताना है। 3 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबी में भी, यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र होता है वह राष्ट्रपति को देता है। तो 4 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प है। 5 नंबर कह रहा है निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ये आपको बताना है। तो 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों गवर्नर यानी राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ये भी कई बार क्वेश्चन आईएएस और आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? ये आपको बताना है। 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प है, किसी राज्य के राज्यपाल को। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्य का जो अधिशासी प्रधान होता है वो दोस्तों राज्यपाल होता है। राइट ऑप्शन 7 का ए विकल्प होगा। 8 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ये आपको बताना है। 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 8 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह कौन होता है? तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह दोस्तों राज्यपाल होता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है 9 नंबर का। 10 नंबर कह रहा है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वह कितना होता है? तो सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों 5 वर्ष का होता है। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है। 11 नंबर क्वेश्चन राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? ये आपको बताना है। तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राइट ऑप्शन ए विकल्प है 11 नंबर का। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ये आपको बताना है। तो 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, भारत का राष्ट्रपति। और 13 नंबर कह रहा है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति आपको बताना है। 13 नंबर का राइट ऑप्शन दोस्तों ए विकल्प है, उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन जो भी हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अपकमिंग आने वाले एग्जामों में, चाहे वो आपका यूपीपी हो या आरओआरओ हो या यूपीपीसीएस हो या लेखपाल हो या पेट हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल पद पर बना यानी राज्यपाल पद पर बना रहता है कब तक? तो 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो ये आपको बताना है। तो राज्यपाल को प्रतिमाह जो वेतन मिलता है वो 3,50,000 रुपया प्रति महीने मिलता है। राइट ऑप्शन 15 का डी विकल्प होगा। और 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ते किस कोष से आता है? ये आपको बताना है। तो राज्यपाल के जो वेतन हैं या भत्ते हैं वो आते हैं राज्य की संचित निधि से। तो राइट ऑप्शन 16 का भी विकल्प होगा। 17 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का जो प्रमुख शासक होता है, प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो राष्ट्रपति शासन में जो राज्य का प्रमुख शासन संचालक होता है वो दोस्तों राज्यपाल होता है। राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का जो गठन करता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है 18 नंबर का। और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं पूछ रहा है। तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी सही है। और यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो पद मुक्त किया जाता है, ये गलत है। और गलत ही चुनना है तो राइट ऑप्शन 19 नंबर का सी विकल्प होगा। ये भी यूपी पीसीएस 97 में 2003 में और 4 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? ये आपको बताना है। और 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है 20 का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प है, यानी राष्ट्रपति। और अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में कौन शामिल है? एक कूट दिया हुआ है और कूट आपको चुनना है। तो 21 नंबर का जो आपका राइट ऑप्शन है वो कूट आप देख लेते हैं। इसमें चौथा विकल्प सही है कि राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, केवल 4।
22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर जो बना रहता है, वो दोस्तों राज्यपाल है। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा। फिर हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की जो न्यूनतम उम्र है, वो आपको बताना है कि न्यूनतम उम्र कितनी है। तो 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों बी विकल्प है, 30 वर्ष। 30 वर्ष नहीं, 35 वर्ष। राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और जो है उपराष्ट्रपति की भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों सी विकल्प है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये आपको बताना है। 24 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वो सी विकल्प है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर में कह रहा है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए? ये आपको बताना है। और 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, डी विकल्प है, उपयुक्त सभी अर्हताएँ। यानी वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो। तो यानी तीनों योग्यताएँ होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है 25 नंबर का। और अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जो परंपरा है, वो दोस्तों ए विकल्प है कि राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ये परंपरा है। तो 26 नंबर का राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये आपको बताना है। तो विधायी शक्ति उसको मिली हुई, कार्यपालिका शक्ति मिली हुई, शयन एवं राजनयिक शक्ति ये उसको नहीं मिली हुई है। तो राइट ऑप्शन 27 का सी विकल्प होगा। और 27 के बाद अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर कह रहा है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है और नहीं को हमें छाँटना है, तो राइट ऑप्शन 28 का होगा, डी विकल्प। 28 नंबर के बाद हम लोग 29 नंबर में चलते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो हाँ, करता है। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है। 29 नंबर का ए विकल्प। और उसके बाद 29 के बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो वो दोस्तों एक व्यक्ति को मनोनीत करता है। राइट ऑप्शन ए विकल्प है। 31 नंबर कह रहा है कि राज्यपाल अपने राज्य की विधान परिषद यदि विधान मंडल द्विसदनीय है, में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो 31 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों डी विकल्प है। कला और साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा व सहकारिता के क्षेत्र में। और अब हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल राज्यपाल जो है, वह विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये आपको बताना है। और 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वह दोस्तों राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये निश्चित संख्या नहीं है। यानी 32 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो 33 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों बी विकल्प है, असम। और 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? ये आपको बताना है। और 34 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों डी विकल्प है, यानी भगवान शाह है। 35 नंबर कह रहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की समतुल्य है, और ये किसका कथन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये कथन जो है, ये दिया था सरोजिनी नायडू ने। बी विकल्प इसका सही है। 36 नंबर कह रहा है कि भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का जो संवैधानिक प्रावधान है, वह भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है, ये आपको बताना है। और 36 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों डी विकल्प है, यानी था जम्मू कश्मीर में, फिलहाल अब संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर कह रहा है कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? यानी राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, वो दोस्तों सी विकल्प है, 1/6। यानी कुल सदस्य संख्या
का 1/6। कुल सदस्य संख्या जितनी होंगी विधान परिषद में, उनका 1/6 सदस्यों को राष्ट्रपति जो वो राज्यपाल जो है विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। 38 नंबर कह रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। और 38 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों सी विकल्प है, विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। 39 नंबर कह रहा है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये आपको बताना है, तो वो दोस्तों थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। और कमेंट करके आप लोग बताइए कि सरोजिनी नायडू किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनाई गई थी। 45 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। और 40 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ए विकल्प है, दल दल का अध्यक्ष। सॉरी, ये जो 40 नंबर है, कह रहा है कि किसी की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, तो वो दोस्तों है राज्यपाल। 40 नंबर का राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है, राज्यपाल। 41 नंबर कह रहा है कि राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर की बात हो रही है, तो राज्य स्तर पर परिषद की जो नियुक्ति होती है, वो 41 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, राज्यपाल। कह रहा है मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा होता है, तो राइट ऑप्शन 41 का सी विकल्प है। अब हम लोग चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। और 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपालों के लिए एक निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की जो अनुशंसा है वह किस समिति या आयोग ने की थी, यह आपको बताना है। और 42 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प है, प्रशासनिक सुधार आयोग। 43 नंबर कह रहा है कि राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है, तो राज्यपाल की जो स्वस्थ भूमिका है वह 4 विकल्प में आपको राइट ऑप्शन चुनना है। और राइट ऑप्शन दोस्तों बी विकल्प है, केंद्र एवं राज्य की मध्य कड़ी। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन-सी शक्ति प्राप्त नहीं है? यानी राज्यपाल को ऐसी कौन-सी शक्ति है जो प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों ए विकल्प है, मृत्यु के दंडावेश के विरुद्ध क्षमादान। ये केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, ना कि राज्यपाल को। तो ये ध्यान रखिएगा। और 44 हो गया, 44 का राइट ऑप्शन ए विकल्प है। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 45 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? इसमें भी सही नहीं पूछ रहा है। तो 45 नंबर में आप लोग देखिए, और इसका जो राइट ऑप्शन है 45 का वो डी विकल्प है। राज्य की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, ये गलत है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है, ये आपको बताना है। तो 46 नंबर में 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्प में जो दोस्तों राइट ऑप्शन है वह आपका डी विकल्प है, उपयुक्त सभी। यानी विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है, तो वह स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भी भेज सकता है, या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। तो सभी स्थितियां हो सकती हैं। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, ये आपको बताना है। तो 47 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प है, विधानमंडल। 47 का राइट ऑप्शन सी है, विधानमंडल द्वारा। 48 नंबर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया, ये आपको बताना है। और 48 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प है, 1965 में। 1965 से पहले सदर ए रियासत था, बाद में इसका नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। ये क्वेश्चन यूपीपी से 97 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 नंबर कह रहा है कि किसी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, तो राइट ऑप्शन 49 नंबर का सी विकल्प है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 50 नंबर कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में किसकी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? यानी किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है, ये आपको बताना है। 50 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प है, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति जो है राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ए ऑप्शन है राष्ट्रपति की स्वीकृति, बी है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, सी ऑप्शन है लोकसभा की स्वीकृति, और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री की स्वीकृति। तो 51 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। 51 नंबर के बाद हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा, ये आपको बताना है। और 52 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, 6 सप्ताह तक। 53 नंबर कह रहा है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चुनना है। और राइट ऑप्शन दोस्तों 53 नंबर का ये विकल्प है, राज्य की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा।
यदि यानी राज्यपाल सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति जो है उसे बर्खास्त कर सकता है। तो 53 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है, ये आपको बताना है। 4 नंबर दिया हुआ, 54 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वह बी विकल्प है, राज्यपाल। यानी विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है। तो इसका 54 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, राज्यपाल। 55 नंबर कह रहा है कि राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। तो ये जो है आपको बताना है। 55 नंबर में राइट ऑप्शन क्या है? ये है नेहरू युग में। 55 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है। 56 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चुनना है और 56 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वह ए विकल्प है, राज्यपाल। एमपीपीसी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? ये कोर्ट का प्रश्न है। और 57 नंबर का जो देखते हैं कोर्ट की राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी। तो एक तो ये सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का निष्कासन, ये गलत है। और तीसरा है राज्य विधानसभा का विघटन, ये कर सकता है। और चौथा है राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा, ये कर सकता है। तो इस हिसाब से पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा आपका राइट ऑप्शन ए विकल्प है। 57 नंबर के बाद हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है, ये आपको बताना है। और 58 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प है, मुख्यमंत्री। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार जो है मुख्यमंत्री रहता है। 58 नंबर के बाद लास्ट के हमारे बचे हैं 2 क्वेश्चन, 59 और 60। तो 59 नंबर में देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी, ये आपको बताना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 59 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। 60 नंबर, किसी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। यानी 60 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों सी विकल्प है। तो दोस्तों हमने राज्यपाल से संबंधित और उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा की। और चूंकि इसमें हमने ऑप्शन बोला ताकि वीडियो बहुत नहीं तो लंबा हो जाता। और अगर मान लीजिए आपको खुद करना है तो आप पॉज करके ऑप्शन पढ़ करके आप अपने तरफ से जो है आंसर करें, उसके बाद देखें, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने एनसीईआरटी वन लाइनर नहीं देखा है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपका साइंस की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी वन लाइनर की, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं और फिर ये ऑब्जेक्टिव करें तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। जिन लोगों ने एनसीईआरटी वन लाइनर देखा होगा उनके लिए इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।